concentration of pressure। अच्छा, आप लोग को हम पढ़ाए थे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये क्या था बताओ? लॉ ऑफ मास। बिल्कुल 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 सही बोला कि जैसे ये रिएक्शंस है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शंस ये बताया गया था रेट ऑफ रिएक्शंस is equal to k times of k is rate constant, concentration of A raised to the power n1, concentration of B raised to the power m1। इसी तरह था ना, rate of reactions is directly proportional to the product of concentration of reactant each raised to their power of stoichiometric coefficient। मतलब यहाँ पर जो पावर होता है ना, stoichiometric coefficient हम लोग देख लेते हैं, that goes to the power, ये पावर में चला जाता है। ये मैं बता चुका हूं केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए रेट लॉ, और इसको हम लोग कभी कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशंस, तो ये क्या होता है बताओ? रेट लॉ क्या होता है? कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। अरे को टेंथ, आप लोग 12th क्लास तो दिए हो, बोर्ड दिए हो, उसमें तो ये सब तो पूछे करते हैं, 2 नंबर में पूछा करते हैं कि डिफाइन रेट लॉ, तो कुछ तो याद होगा, कुछ याद करने में आपको ये मदद कर देगा थोड़ा। रेट ऑफ रिएक्टेंट टॉप प्रोडक्ट, चलो लिखो। रेट लॉ इज डिफाइंड एज product of defined as product of concentration of reactant each raised to the power of each raised to the power of some experimental value और ब्रैकेट में ऑर्डर कर देना, इसी को ऑर्डर बुलाया करते हैं। देखो ये बोला, क्या बोला, जैसे रिएक्शन दिया हुआ है ऊपर, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये ऐसा बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा that one is directly proportional to the product of concentration of reactant each raised to the power some experimental value। इन दोनों में यही डिफरेंस है। मतलब यहां पर जो पावर होता था ना, हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखकर लिख देते थे, बट रेट लॉ में क्या है, ये जो पावर है उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? इसलिए लिखा गया इच रेज टू द पावर ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और उसी को हम लोग क्या बुलाया करते हैं, ऑर्डर बुलाया करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे,
यही आपका रेट लॉ है। यहां पर आप लिख सकते हो x क्या है, x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y क्या है, दिस इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, दैट इज x प्लस वाई, k क्या है, k इज रेट कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेट कांस्टेंट, या कभी कभी हम लोग इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और या कभी कभी इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं। जैसे देखिए एक रिएक्शंस है A प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, अगर मैं इसका रेट लॉ दे दिया आपको, दैट इज k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1, और इससे पूछ दिया कि आप ऑर्डर बताएं, इसका इस रिएक्शंस का ऑर्डर बताएं, तो क्या होगा बताओ, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ऑर्डर मीन्स ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, दैट इज 2। जैसे ये एक और रिएक्शन दे रहा हूं, A प्लस बी गिव्स राइज टू सम प्रोडक्ट, और इसका हम ये दे दिए हैं, ये गिवन है, हम ये दे दिए, उसके बाद मैं ऑर्डर पूछ रहा हूं आपसे। जैसे अभी इसका रेट दे रहा हूं, दैट वन इज k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर 1/4, यहाँ पर C भी कर लेना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर 1/4। अभी हम आपसे ऑर्डर पूछे, बताओ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, तो क्या बोलोगे, हाफ। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूं, A गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, एक चीज यहां देख रहा है, कहीं पर जैसे इस रिएक्शंस में जो इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट था वही पावर में आ गया, ये आ सकता है, बट आप इसको कोरिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम ये 1 और 1 को हम एक्सपेरिमेंट कर निकाले हैं, समझ रहा है बात को, इक्वल हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ बट आप ये देख कर नहीं बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो A के रिस्पेक्ट में हाफ, इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये सब जो हाफ 1/4 1/4 दिख रहा है, दीज ऑल आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट कर कर निकाला गया है। चलो जैसे एक और क्वेश्चन, अभी यहां पर ऑर्डर पूछ दिए तो अभी यहां पर भी 1 होगा, 2 - 1। एक और क्वेश्चन, इसका रेट दे दिया, दैट इज k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 3, अभी हम ऑर्डर पूछ देंगे तो कितना होगा बताओ, 4। यहां पर देखो, यहां पर रिएक्टेंट C भी था ना, बट यहां पर देखो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है,
इन्वॉल्व नहीं है तो लिखना है तो आप लिख सकते हो कि C⁻0। मतलब इस एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, आगे जाकर लिखाएंगे भी, कि ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शंस, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी पॉसिबल्स है। आगे जाकर यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं तो एक ऑर्डर भी निकलवाना सिखा दिया आपको, कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दिया कि ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शंस, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, कुछ भी हो सकता है ये। बट आगे ये भी जानते हो मॉलिक्यूलरिटी, एक टर्म आएगा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शंस नहीं होता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। और आगे जाकर लिखाऊंगा ये सब। चलो इतना तो समझ गया। चलो देखो, दूसरा तरह का क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा करते हैं। जैसे ये रिएक्शन है मान लो, और इसका हम बोल दिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is 1, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B is 2। आपको रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ क्या होगा बताओ? इस रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बोल दिया। ये हो जाएगा। इस तरह का भी सेकंड टाइप का क्वेश्चंस। अभी मैं ऑर्डर दे दिया आपको और आपसे रेट एक्सप्रेशन लिखवाया, समझ गया ये चीज। जैसे एक और क्वेश्चन, ये बोल दिया ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is -12, चलो अब रेट एक्सप्रेशन लिख दो जल्दी से। तो ये लिख लोगे, आसान है। के concentration of A to the power -12, concentration of B to the power 1/4, concentration of C to the power 1। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछ देता तीनों को ऐड कर देते। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अभी हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा रेट कांस्टेंट के ऊपर करते हैं। रेट कांस्टेंट, तो देखो जैसे ये मान लीजिए रिएक्शंस है, इसका रेट एक्सप्रेशंस भी मैं लिख दिया। लेट इट बी। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू 1 मोलर कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B भी 1 मोलर कर दूं, तो व्हाट विल बी द रेट? क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो के को कैसे डिफाइन करते हैं? के को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ रिएक्शंस, rate of reactions when the concentration of each reactant are taken unitary। ठीक, तो इसको पहले लिखो फिर लिखवा दूंगा लैंग्वेज। लिख लो, लिख लो। rate constant is equal to the rate constant is equal to the rate of reactions, rate constant is equal to the rate of reactions, comma
comma when concentration of each reactant when concentrations of each reactant are taken unitary में समझते हो? वन समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? समझ में आ रहा है? लिख लिया? चलो एक चीज उसके अगला पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। तो ये ध्यान रखना है, के का वैल्यू चेंज होगा, कब चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा। ऐसे भी मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक्स वहां पर यही बताया हूं, के का वैल्यू चेंज होगा ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ओनली। ठीक, ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट, लिखो, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लो कि nth ऑर्डर रिएक्शन से एक रिएक्शन से nth ऑर्डर का, जिसका ऑर्डर n है, जैसे ऑर्डर 1 2 3, इसी तरह इसको जनरलाइज कर दिए कि nth ऑर्डर का रिएक्शन से, तो इसका रेट लिखेंगे हम तो क्या होगा बताओ? k टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर n। ये लिख दिए। चलो अगर k का वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। अगर मैं यूनिट ऑफ k की बात करूं तो क्या होगा? रेट का यूनिट क्या होता है? कल ही बताया हूं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर टाइम होता है। या अगर प्रेशर रहेगा और गैसियस रिएक्शन रहेगा तो एटीएम, क्या एटीएम इतना ही, एटीएम पर टाइम, यही होता है ना। तो हम जानते हैं, रेट का यूनिट जानते हैं, रेट का यूनिट क्या होता है? दैट इज मोल पर लीटर पर टाइम, यही होता है ना। अच्छा ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसका यूनिट क्या होता है? इसका भी मोल पर लीटर। तो यूनिट क्या गया? देखो ये इतना चीज तो कॉमन है, इस पर पावर 1, इस पर पावर n, दोनों को एक साथ करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। दिस इज द यूनिट ऑफ के जनरलाइज। अच्छा कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया रहता है, कॉन्सेंट्रेशन टू पर 1 माइनस n पर टाइम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो जानते हैं मोल पर लीटर होता है। कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा रहता है, m इज मोलरिटी मीन्स मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर यूनिट टाइम। तो ये डब्बा है, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, इधर ऑर्डर रहेगा और इधर यूनिट ऑफ के रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर मान लो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन से, तो बताओ के का यूनिट क्या होगा? यहां पर क्या करोगे? n के जगह 0 रख दोगे।
रख दो कहीं, कोई भी 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मोल पर लीटर पर टाइम। अगर गैसेस रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, एटीएम टू दी पावर 1 माइनस एन, यही जनरल है। अगर अगर गैसेस रहेगा तो यहाँ पर ये भी कर लेना कहीं पर, अच्छा रहेगा, एटीएम टू दी पावर एन पर यूनिट टाइम, ये भी वहां पर इंक्लूड कर लो। और गैसेस रहेगा तो एटीएम चलो तो वहां पर लिख ही दिया। यहाँ पर अगर लिखना होता तो क्या लिखता है, एटीएम पर टाइम। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा करते हैं, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है जिसका रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम है। Which order of reactions have same unit of rate constant and rate of reactions, that is जीरो ऑर्डर। देखो जीरो ऑर्डर का, इसका K का यूनिट क्या आ गया, K का यूनिट मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, और R का भी यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये भी पूछता है, कभी पूछ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। अगर ये आप चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर, तो यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, पर टाइम। अगर सेकेंड ऑर्डर हुआ तो क्या होगा, यूनिट मोल पर लीटर टू दी पावर -1 पर टाइम होगा। या कहीं कहीं पर इसको इस तरह से भी लिखा रहता है, लीटर पर मोल पर यूनिट टाइम। इसको इस पर 2 बार लगाएगा, एक तो नीचे चला जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा तो लीटर ये हो जाएगा। थोड़ा मैथ है। और ये पर मोल, ठीक है, चलो ये समझ गया है। एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर तक तो ध्यान रखना है आपको। अगर nth ऑर्डर होगा तो जनरलाइज मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन पर यूनिट टाइम, वही nth ऑर्डर का निकालें। देखो जैसे एक क्वेश्चन देखो, A प्लस B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट यहाँ पर K का वैल्यू हम दे रहे हैं, दैट वन इज K का वैल्यू दे रहे हैं, दैट वन इज मोल पर लीटर टू द पावर 3/2 पर यूनिट टाइम। फाइंड ऑर्डर, आपको ऑर्डर निकालना है। तो क्या ऑर्डर 3/2 लिख दो, क्या हुआ, थोड़ा दिमाग पर तो जोर डालो। कभी कभी दिमाग पर जोर डालेगा तो कभी कभी इधर उधर स्पार्क होगा, कनेक्शंस होगा, न्यूरॉन क्या बिल्कुल 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 1 माइनस एन, ये जो पावर वाला होता है दैट इज 1 माइनस एन। जनरलाइज करके कंपेयर करो तो क्या होगा, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 3/2। एन का वैल्यू बताओ -1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शंस का, इस रिएक्शंस का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। समझा? इस तरह का क्वेश्चन है तो बताओ। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A is -1/2, order with respect to B is 1/4,
फाइंड यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, एंड आपको रेट एक्सप्रेशन भी लिखना है। चलो तो के का क्या यूनिट होगा बताओ, मोल पर लीटर, पावर बताओ, ऑर्डर, 1 - क्या, 1 - n। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर पहले ऑर्डर निकाल लेंगे ना, ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज -1/2 + 1/4। ये कितना जाएगा, कितना जाएगा, -1/4, -1/4। ये ऑर्डर निकला तो क्या लिखो पावर, 5/4। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 - n, 1 - ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/1 - n का वैल्यू निकाल लो, दैट इज 1 - ये प्लस 1/4, दैट इज 5/4। ठीक, अब रेट लिखो, रेट का एक्सप्रेशन, k टाइम्स ऑफ concentration of A raised to the power half concentration of B raised to the power 1/4। चलो इतना सीख गया, आगे बढ़े। आगे थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं, दैट वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। लिखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लो, हेडिंग टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक एलिमेंट्री रिएक्शंस, और इसको कभी कभी सिंपल रिएक्शंस भी बोलते हैं, सिंपल रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस। तो क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस, हाँ, जो एक ही स्टेप में प्रोसीड होता है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बुलाते हैं। तो इसमें लिख लो, द रिएक्शंस विच गेट्स कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, the reactions which gets completed in single step। मतलब ये जो रिएक्शंस होता है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में। फिर उसका दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए पहले सुन लो, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन इजिली एप्लीकेबल है। मतलब इस रिएक्शंस के लिए मैं, तो इसमें लिख लो, लॉ ऑफ मास एक्शंस are applicable on elementary reactions। Law of mass actions are applicable on elementary reactions। तीसरा चीज लिख लेना, ये जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ना ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी होता है। ये मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर क्या होता है ये बताऊंगा, ऑर्डर के बारे में तो थोड़ा बहुत जान गए हो। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना,
एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो ऑर्डर होता है ना, दैट वन इज इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। एक पॉइंट और ध्यान रखना है इसके बारे में, आऊंगा एग्जांपल कराऊंगा तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्या आपको मेनली इंपॉर्टेंट फोकस रखना है। ये हो गया। अच्छा, रिएक्शंस इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शंस इंटरमीडिएट क्या होता है, कभी सुने होंगे ना रिएक्शंस इंटरमीडिएट? क्या, जो प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्शंस के बीच में बनता है, जैसे एक रिएक्टेंट हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, उसके बीच में जो बनता है, मतलब ऐसा इंटरमीडिएट, रिएक्शंस इंटरमीडिएट को बोला जाता है, जो कि रिएक्शंस के दौरान बनता है और रिएक्शंस के दौरान खत्म भी हो जाता है। जब रिएक्शन चल तो इसके बीच में ये बनेगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शंस इंटरमीडिएट क्या, जो कि किसी स्टेप में कंज्यूम हो और किसी दूसरे स्टेप में बने। ये इसको समझने के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आप इजीली समझ जाओगे इसको। तो इसमें लिख लेना, रिएक्शंस इंटरमीडिएट आर नॉट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शंस, या ऐसे लिख लो, रिएक्शंस इंटरमीडिएट आर अब्सेंट। इतना लिखने की जरूरत नहीं, रिएक्शंस इंटरमीडिएट आर अब्सेंट। एलिमेंट्री रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स राइज टू प्रोडक्ट, और ये मैं बोल दिया, आपको इंफॉर्मेशन दिया कि ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। तो अगर सिंपल रिएक्शन है ना, तो इसका ऑर्डर हमको पता है, इसके लिए हमको लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिए कि ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 + 1 दैट इज 2। मीन्स 1 is the order with respect to A and 1 is the order with respect to B। मीन्स मैं इसके लिए मैं चाहूं तो रेट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हैं ना, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1 लिख सकते हैं ना। अगर आपको ऑर्डर पता लग गया तो आप इजीली रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो ये राइट ओनली किसके लिए दिया गया, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। एलिमेंट्री रिएक्शंस को आप रिएक्शंस का शक्ल देखकर उसका रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, उसका ऑर्डर बता सकते हो। बट इसमें कोई भी, इस रिएक्शंस में कोई भी, क्या आपको कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ओनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहा है। ये बात समझ में आ गया? तो ये सिंगल स्टेप में होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पर देख रहे हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी एप्लीकेबल है इसके लिए। That is rate is directly proportional to concentration of reactant, each raised to the power of stoichiometric coefficient। तीसरा पॉइंट था, ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया भी देता हूं। मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शंस। तो यहाँ पर देख रहे हो, एक ए का मॉलिक्यूल्स, एक बी का मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका मोलिकुलरिटी भी कितना होगा, ये समझा? ये जो भी पॉइंट लिखा गया इसमें हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है, उसको लिख लो। जैसे एक और रिएक्शन दे रहा हूं, A + 2B गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। आपको ऑर्डर बताना है, आपको मोलिकुलरिटी बताना है, आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है, ऑर्डर 3 होगा, रेट एक्सप्रेशन भी लिख दो। दैट वन इज K टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर। हाँ, ये यहाँ पर ये हम तभी लिख सकते हैं जब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री नहीं लिखूंगा तो ये हम लिख नहीं सकते। इसके लिए हमको जाकर ऑर्डर के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी हम लिख सकते हैं।
इतना चीज समझ में आ रहा है क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। इसके लिए ऑर्डर निकालने के लिए आप स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लो रिएक्टेंट का, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ये सिंगल स्टेप में होता है, और रेट लॉ ऑफ मास एक्शंस इजिली इसके लिए एप्लीकेबल्स होता है। नाउ सेकेंड इसका होता है दैट वन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस complex reactions। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होगा? जो कि मोर देन वन स्टेप में प्रोसीड होता हो। एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक ही स्टेप में, तो ये पहले लिख लो, द रिएक्शंस विच गेट्स कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। The reactions which gets completed in more than one step, जो एक से ज्यादा स्टेप में होता हो। चलो दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखना है, each step of complex reactions is elementary। क्या बोला? each step of complex reaction is elementary। इसका मतलब समझता है? जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ये बहुत सारा स्टेप में प्रोसीड होगा, हर एक स्टेप इसका एलिमेंट्री है, हर एक। जैसे यहाँ पर मान लो कि एक रहता ए से बी बनता और बी से फिर सी बनता, इस तरह का रहता, तो ये भी एक एलिमेंट्री स्टेप है, सेकेंड वाला भी एलिमेंट्री स्टेप है, थर्ड वाला अगर रहता वो भी एलिमेंट्री स्टेप है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होता है। ये चीज समझ में आ रहा है? थर्ड पॉइंट इसमें ध्यान। reactions intermediate is involved। reactions intermediate is involved। एलिमेंट्री रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नहीं होता था, बट इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा। एक चीज मैं भूल गया कि अगर मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस अगर मैं एलिमेंट्री स्टेप के लिए बनाता तो ऐसा आता, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो बीच में बनता है ना, मतलब एक ही ये बता रहा है कि एक ही स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट हो रहा है। ये वाला, ये जो ऊपर में होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन स्टेट ये आप एलिमेंट्री वाला में बना ले, एलिमेंट्री वाला में जगह है तो बना ले। इसमें एक ही पीक आएगा, ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है कि ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। अब ये देखो, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ये ऊपर नीचे क्या बताएगा बताओ? एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे अभी हम पूछे कि ये वाला ना एनर्जी एक्सिस है, सॉरी ये एनर्जी एक्सिस है, ये जो है ना एनर्जी एक्सिस, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो जैसे ये मैं पढ़ाया हूँ, कहीं ना कहीं तो बताया जरूर होगा कि अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट होता है तो कौन सा रिएक्शंस होता है? तो इंडोथर्मिक, 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 हाँ प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये नीचे चला जाता
तो एक्सोथर्मिक हो जाता। ये ऐसे ऐसे भी मैं इस चैप्टर्स में भी बताऊंगा, आगे जाकर मैं इससे डील करवाऊंगा। चलो तो चलो, तो इसमें ये पॉइंट लिख लिया ना, रिएक्शंस इंटरमीडिएट आर इन्वॉल्व, और ये ग्राफ बना लेना इसके लिए, ये एनर्जी एक्सिस और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब ऐसे देकर पूछ ले कि रिएक्शंस कितना स्टेप में कंप्लीट हुआ होगा, तो क्या बोलोगे? 2 स्टेप में। ये सिंगल स्टेप, ये यहां से यहां तक गया ना, यहां से यहां तक गया तो एक स्टेप, फिर यहां से यहां तक गया तो दूसरा स्टेप। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट रिएक्शंस, इंटरमीडिएट। ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, और ये क्या है? दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 2। तो कभी कभी इस कर्व बनाकर ही पूछ लेते हैं कि रिएक्शन कितना स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो ये सभी आना चाहिए आपको। जितना पीक पॉइंट मिलेगा उतना ज्यादा स्टेप, जैसे उसमें एक ही पीक पॉइंट मिल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट इसका, molecularity of each step can be calculated. Molecularity of each step of complex reactions can be calculated easily, but there is no meaning of overall molecularity of complex reactions. There is no meaning of overall molecularity of complex reactions. जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इसको समझें। जैसे मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ना वो आपको एग्जाम में मैकेनिज्म देगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म देगा। आपको मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एग्जाम में। जैसे इसका मैं कुछ मैकेनिज्म दे रहा हूं कि जैसे A+B मिलकर एक कोई C बना रहा है, और ये C फर्दर प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक, 2 स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन रहा कि इसमें रिएक्टेंट क्या है बताओ, रिएक्टेंट तो दिख रहा है ना, A और B रिएक्टेंट है, और P आपका प्रोडक्ट है, और C क्या है बताओ? C रिएक्शंस इंटरमीडिएट है, C रिएक्शंस इंटरमीडिएट है। C देखो रिएक्शंस के दौरान ही क्या हुआ, यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर कंज्यूम हो गया। तो आपको मैकेनिज्म देखकर ये भी पता करने आना चाहिए कौन मेरा रिएक्शंस इंटरमीडिएट है, तो पता कर लोगे। एक स्टेप में वो बनेगा और दूसरा में कंज्यूम हो जाएगा, दैट इज रिएक्शंस इंटरमीडिएट। चलो दूसरा ये था कि अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द मोलिकुलरिटी, ये जैसे ये स्टेप 1 बोल देता हूं और ये स्टेप 2 बोल देता हूं। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, स्टेप 1 ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है, ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है। इस एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मोलिकुलरिटी बताओ आप, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा? 2। अगर मैं स्टेप 2 के लिए
मोलिकुलिटी आपसे पूछी तो क्या बोलोगे? ये भी 1 हो जाएगा, एक ही है ना, एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है ना। मोलिकुलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शंस, इन पर्टिकुलर रिएक्शंस। जैसे इसमें क्या हो रहा है, ए बी पार्टिसिपेट कर रहा है, सी बना रहा है, तो 1 मोल ए और 1 मोल बी, इसलिए मोलिकुलिटी कितना हो गया? 2। इसका ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं, इसका ऑर्डर भी कितना होता है? 2 होता है। इस स्टेप का ऑर्डर 2 होता है ना, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आप देखकर ऑर्डर बता सकते हो, मॉलिक्यूलिटी बता सकते हो। समझ आई ये चीज? चलो, अगर मैं इंटरमीडिएट हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, अगर ये भी दे देता, एक टर्म और आता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसे ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो एक रिएक्शंस में, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को क्या बोला जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझा? तो ये लिख लो, लिखने के बाद लिख लेना आरडीएस क्या होता है? आरडीएस दैट वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज द स्लोएस्ट step of an complex reactions. आप लोगों को कल जो पढ़ाया गया उसका क्वेश्चन देखा? केमिकल काइनेटिक्स का कुछ भी क्वेश्चन बनाया? नहीं? यस सर। टाइम नहीं, एग्जाम है, दोनों मैनेज करना है। ये एक्सक्यूज हुआ, बड़ा एक्सक्यूज। दोनों मैनेज करना, उसको भी देखना है, इधर भी करना है। अगर एग्जाम के लिए हम पढ़ना शुरू कर दे तो ये पीछे तो बैकलॉग हो जाएगा सब मेरा, तो उसको भी करना है। अब कुछ दिन में के पता लगेगा कि ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म, केमिकल काइनेटिक्स खत्म, फिर उसके बाद क्या होगा? ये पूरा चैप्टर बैकलॉग हो जाएगा। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे ना, और एक चीज और बता देता हूं कि विद द हेल्प ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली यू विल डिसाइड द रेट एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ही देखकर आप इस रिएक्शंस का क्या बता सकते हो? रेट बता सकते हो। जैसे अगर मैं इस रिएक्शंस का, इसमें क्वेश्चन एक और रहता कि इस रिएक्शंस का रेट बताओ, रेट तो क्या बोलते हैं बताओ? मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो आप रेट, जब भी इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट लिखोगे ना, लिखोगे तो क्या देखोगे? आरडीएस को देखोगे, फास्ट स्टेप को नहीं देखोगे, आरडीएस को। तो आरडीएस में देखो क्या रिएक्टिंग स्पीसीज क्या लिखेंगे बताओ? K टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। दिस इज द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हाँ, एक चीज और यहां पर बताना था कि अगर इस रेट का एक्सप्रेशंस में कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो जाता, उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस रेट के एक्सप्रेशंस में, एक चीज सुनो, रेट के एक्सप्रेशंस में कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है तो आप उसको एलिमिनेट करोगे, जो कि मैं अभी थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। क्या मैं बोला कि जैसे यहाँ पर यही इतना सिंपल रेट हो गया, क्योंकि क्यों हो गया ये? क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है, ओनली रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। ये समझा? दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना है, क्या चीज? कि इस रेट के एक्सप्रेशंस में कभी कभी प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। देखो,
रेट के एक्सप्रेशंस में रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, बट कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये चीज समझा, ध्यान रखोगे। पहला बात ये बोला कि आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखकर ही रेट लिखोगे ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पहला बात ये ध्यान रखना है, रेट एक्सप्रेशंस में कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा बात, तीसरा बात क्या मैं बोला कि रेट एक्सप्रेशंस में प्रोडक्ट भी कभी कभी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे यहाँ पर ओनली रिएक्टेंट है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होगा उसमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो भी गलत नहीं होगा, बट कभी भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। चलो ये लिख लिया। उसके बाद देखो, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे आपको ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर हेडिंग दे दो, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इसके लिए मैकेनिज्म जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी दो केस बना दो आपको समझने के लिए। केस वन लिख लो, RDS involves no reactions intermediate। और ये क्वेश्चन दे रहा हूं, that one is 2A plus 3B gives rise to A2B3। और इसके लिए मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, that one is A plus B gives rise to AB plus B gives rise to AB2 और थर्ड है AB2 प्लस AB gives rise to A2B3। और ये बोल दिया कि जो फर्स्ट स्टेप है यही आपका RDS है। RDS में स्लो स्टेप है और ये है फास्ट स्टेप, ये भी फास्ट स्टेप है। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर पहले मैं पूछूं कि इसमें इंटरमीडिएट बताओ आप, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में इंटरमीडिएट रिएक्शंस, पहला रिएक्शन, पहला दो इंटरमीडिएट है इसमें, एक तो AB और दूसरा AB2। रिएक्टेंट क्या है बताओ, A और B। प्रोडक्ट क्या है A2B। यहां देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता कि रिएक्शंस इंटरमीडिएट बताओ, तो क्या हो जाता AB एंड AB2। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहता कि स्टेप वन का, स्टेप 2 का और स्टेप 3 का मॉलिक्यूलरिटी बताओ। स्टेप 1 का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बताओ, 2 होगा। स्टेप 2 का 2 होगा, एक मॉलिक्यूल्स ये और एक ये। 3 का बताओ, 3 होगा। तो इतना समझ में आ रहा है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, अगला तो हम बोलते क्या, नोट डिफाइन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हम बोलेंगे 0। नोट डिफाइन, नोट डिफाइन भी लिखा जा सकता है, 0 भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि आपको रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ लिखने के लिए किसको पकड़ोगे बताओ? आरडीएस को, वही स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो आरडीएस को पकड़ो। तो रेट, इसका मान लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दिया हुआ है, तो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 1। क्यों हम इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर पावर लिख दिया? क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन से हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप है। बट इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट लिखने वक्त आप क्या करोगे? आरडीएस को देखोगे, आरडीएस को। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। समझ गया चीज? चलो, तो सेकेंड केस अब, सेकेंड केस है आरडीएस इन्वॉल्व्स रिएक्शंस इंटरमीडिएट। अब उसको कैसे, उसमें कैसे ऑर्डर? अच्छा, इसमें बोल देते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर तो क्या होता है बताओ? ऑर्डर कितना हो जाता है? 2। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाता है? 2। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस मैकेनिज्म को देखकर। सेकेंड बोला यहाँ पर ऐसे कर दो। सेकेंड केस, आरडीएस इन्वॉल्व रिएक्शंस इंटरमीडिएट। रिएक्शंस इंटरमीडिएट हाँ इन्वॉल्व कर रहा था, बट आरडीएस में देख रहा है ना, आरडीएस जब आप रेट लॉ लिखा तो क्या उसमें इंटरमीडिएट आया? हम मतलब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहे हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशंस में अभी इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ हाँ, आरडीएस में रिएक्शंस इंटरमीडिएट है, बट इसके रेट लॉ में क्या इंटरमीडिएट आया? नहीं आया। तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। समझा? हाँ बिल्कुल, कहना आपका सही है कि आरडीएस में इन्वॉल्वमेंट इंटरमीडिएट का है, बट इन द एक्सप्रेशंस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट। चलो, तो सेकेंड है आरडीएस इन्वॉल्व्स रिएक्शंस इंटरमीडिएट। चलो, तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या? नहीं नहीं, हम वो रिएक्शन देखकर बताए ना, स्टेप 1 का। ऑर्डर 2, हाँ। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर हम बता सकते हैं ना ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ये समझ गया? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। इसके लिए भी एक मैकेनिज्म दे रहा हूं। टू ए प्लस 3b, यही है A2B3। A2B3। अब इसमें पहला इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, A प्लस बी, ये रिवर्सिबल स्टेप दिया हुआ है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड साइड का K-1 है, और ये AB बनाया। ये फर्स्ट स्टेप है 2, वही है AB प्लस बी गिव्स राइज टू AB2। ये RDS है। एंड थर्ड वन इज AB2 प्लस A प्लस B गिव्स राइज टू A2B3। ये भी फास्ट स्टेप है। चलो, तो इसमें आपको क्या बताना है ना, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशंस
तो आप कौन सा स्टेप से रेट एक्सप्रेशन निकालोगे? आरडीएस से। आरडीएस कौन है? सेकेंड स्टेप है। तो अब एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा बताओ? K2 तो होगा ना, इस रिएक्शंस का, इस सेकेंड स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। तो K2 इंटू क्या मैं इसको रेट बोल दूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए कौन मदद करेगा आपका? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप विल हेल्प यू टू एलिमिनेट ए बी। कैसे एलिमिनेट करेगा? हम जानते हैं, ये जानते हो ना कि केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया हूँ, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। याद है? दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्या समझ में आया कुछ? के इक्विलिब्रियम निकालना बताया था मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में। दैट इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। और कैसे होगा? दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता तो वो क्या होता? पावर में चला जाता। अगर मान लेता कि यहाँ पर 2a रहता तो क्या करते? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू का स्क्वायर हो जाता। चलो यहां से आप क्या करोगे बताओ? पहले ए बी निकालो, इसको ए बी का वैल्यू निकालो। कितना हो जाएगा? K1 इंटू होगा। अब क्या करोगे बताओ? ए बी को यहां रख कर बताओ, ए बी का वैल्यू क्या करोगे? इसमें रख दोगे। K2 बिल्कुल K2 इंटू K1 K-1। हाँ, ये आपका K ओवरऑल हुआ। इसको कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसको बोल देगा कि K ओवरऑल, जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा ना K का, दैट इज K ओवरऑल। ओवरऑल जहां पर K ओवरऑल का वैल्यू क्या है? दैट वन इज K2 K1 अपॉन ये वैल्यू है। देख रहे हो? अभी जो रेट निकाला उसमें क्या इंटरमीडिएट नहीं है, ओनली रिएक्टेंट है। तो जब भी इंटरमीडिएट आएगा तो इस तरह काम करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? या कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा करते हैं, पूछते हैं। नीट में हो गया, जेई में हो गया, इस तरह का क्वेश्चन पक्का पूछते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन दे करोगे, एक क्वेश्चन इसी तरह का। समझ लिया अच्छी तरह से ना?
चलो तो ये क्वेश्चंस करना है अभी। पहले एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, इसका मैकेनिज्म दिया है O3 ये फास्ट स्टेप है, चलो बताओ। इसका रेट बताना है। अगर इसमें पूछते हैं कि इंटरमीडिएट बताओ, रिएक्शन से इंटरमीडिएट, अरे यार देखो ना इंटरमीडिएट कौन है, ओ ओ कि O2 या O3, ओ सही ना, ओ देखो वो ही होगा ना, यहाँ पर देखो फॉर्म हुआ है और यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। O3 तो देखो ना यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शंस में रिएक्टेंट है और O2 आपका प्रोडक्ट है, तो ये दोनों तो कभी इंटरमीडिएट हो ही नहीं सकता है। अच्छा तो O2 तो नहीं होगा, कौन बोला O2 नहीं होगा, कौन कौन बोला O2 नहीं होगा? अभी मैं क्या बोला, क्या मैं बोला रेट एक्सप्रेशन में क्या प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है? अभी तुरंत बोला ना, थोड़ा देर पहले ही बोला कि रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो सकता है, प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, बट कभी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और ये इसलिए एग्जांपल मैं करा रहा हूं कि इसके रेट एक्सप्रेशंस में आप प्रोडक्ट को भी देखोगे। क्या क्या बोल बोल, O3 स्क्वायर O2 -1, सही लग रहा है, सही है, आज सही कर दिया ना? क्या विश्वास नहीं होता? अच्छा इसका लाइफ 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 एक ही दिन है, लाइफ लाइफ स्पैन होता है ना इसका, तो एक ही दिन लग रहा है। कल अगर कल ये क्वेश्चन दे करने के लिए कर लेगा क्या? कल खत्म हो जाएगा, मतलब इसका टी हाफ बहुत कम है लग रहा है। चलो देखो देखो, तो हमको क्या करेंगे, रेट लिखने के लिए K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, हमको मेन मकसद है इस वाई साहब को एलिमिनेट करना। अगर वो नहीं रहता, अगर वहां पर उसके जगह पर O2 रहता तो हम बोल देते हैं यही मेरा रेट एक्सप्रेशन हो जाता, बट इस O की वजह से हमको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि रेट एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। हाँ रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, बट कभी भी इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है। चलो तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अगर K इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या होगा, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू O2 O अपॉन O3। अब यहां से O का वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में डाल देंगे,
तो O का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, K1 O3 K2 O2, यही हो जाएगा, यही चीज इसमें डालना है। तो ये फाइनली लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, K3 K1 अपॉन K2। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है, बोल देगा कि K ओवरऑल इंटू समथिंग, ऐसे बोल देगा कि K ओवरऑल का वैल्यू बताओ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली बताओ, O3 है यहाँ पर भी और O3 यहाँ पर भी है, तो O3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और हाँ O2 -1। ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O3, क्या बोलते, दैट इज 2। व्हाट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 -1। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर, दैट इज 1। 2 - 1 दैट इज 1। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द ओवरऑल मॉलिक्यूलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलिटी फॉर फर्स्ट स्टेप, दैट इज 1। सेकेंड स्टेप 2। तो ये सब सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आपको एनालाइज करने आना चाहिए। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद लिखें आप मॉलिक्यूलिटी, लिखें मॉलिक्यूलिटी, मॉलिक्यूलिटी, मॉलिक्यूलिटी क्या होता है। तो सबसे पहली बात लिखो, इट इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शंस को देखकर हम उसका मॉलिक्यूलिटी बता सकते हैं, बट ऑर्डर के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्डर के लिए हमको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इसलिए बोला जाता है कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद लिखो, सेकंड लिखो, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ब्रैकेट में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ब्रैकेट क्लोज, number of reacting species participate in a elementary reactions, participate in a elementary reactions is called molecularity। तो आई थिंक अब सेकेंड स्टेप की इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलिटी में निकालना पहले ही सिखा दिया आपको। चलो थर्ड स्टेप, थर्ड देखो, मॉलिक्यूलिटी कैन बी नेवर बी जीरो, नेगेटिव, fractions, full stop। It will be always a positive integer, it will be always a positive integer। तो सेकेंड पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलिटी ऐसा होगा कि किसी में 0 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, पॉसिबल है नहीं, मतलब 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ बोलेंगे हम, ये समझ रहा है ना। कभी ऐसा होगा कि -1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कभी भी मॉलिक्यूलिटी फ्रैक्शंस नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब 1 2 3 ऐसा होगा कुछ। चलो एक अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलिटी is always
यहाँ पर एक ऐड कर लो, वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी अच्छा रहेगा। वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3। कभी भी मोलिकुलरिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा आप नहीं देखोगे, रेयरली एग्जिस्ट करेगा। इसका लॉजिक भी समझना है, क्योंकि यहाँ पर लिखाऊंगा, अभी पहले समझो कि अगर मोलिकुलरिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होगा, कम हो जाएगा। ये कोलिजन थ्योरी में बताऊंगा हम। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएगा, जिसके कारण इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। एक दो मॉलिक्यूल्स है तो चलो दोनों आपस में कोलाइड करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा आसानी से। 3 मॉलिक्यूल्स होगा, 3 मॉलिक्यूल्स तक भी इन्हीं चलो कोलाइड करेगा, प्रोडक्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बना लेगा। बट अगर ग्रेटर देन 3 हुआ तो उसके बीच इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाता है, मतलब ऐसा इफेक्टिव कोलिजन जो कि प्रोडक्ट बना सके। इसलिए मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली एग्जिस्ट। रीजन लिखो, रीजन लिखो। लिख लेना इसमें, as the probability of effective colliding of more than 3 molecules to form product is very less क्या उसको पढ़कर देखो, समझ में आता है? वही चीज बोला गया है कि अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम होगा, और इसी कारण इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। इसलिए ग्रेटर देन 3 मॉलिक्युलरिटी होना रेयरली एग्जिस्ट करता है। चलो ये भी ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी लिख लो। टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी, अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी, पहला यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। अगर हम पूछे कि इसका मॉलिक्युलरिटी बताओ तो क्या होगा, बताओ? 1। ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, एज इस मॉलिक्युलरिटी इज 1। यूनिमोलिकुलर मतलब क्या, जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 हो, ऐसा रिएक्शंस, ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शंस जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 हो। इसी तरह दूसरा है क्या, बायमोलिकुलर रिएक्शंस। जैसे एक बायमोलिकुलर रिएक्शंस का एग्जांपल दे देता हूं, देखो। बताओ इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 2 होगा। इसका मॉलिक्युलरिटी कितना होगा बताओ? इसमें सेम स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें डिफरेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से ट्राइमोलिकुलर लिख लो, ट्राइमोलिकुलर का भी एग्जांपल लिख लेना। जैसे 2NO 2 + O2 NO, ये बना लेता है, दैट वन इज 2NO2। ये ट्राइमोलिकुलर का एग्जांपल है। इसका मॉलिक्युलरिटी 3 है, 2 NO मॉलिक्यूल्स और 1 O2 मॉलिक्यूल्स। तो दिस मच इज ऑल अबाउट मॉलिक्युलरिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग क्या देना है, ऑर्डर।
लिख लिए। चलो ऑर्डर में लिखो, पहले पहले उसको डिफाइन करो। ये लिखो, इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर को कैसे डिफाइन लिखो, सेकंड, सम ऑफ द पावर ऑफ sum of the power of all the concentration terms, sum of the power, sum, sum is addition, sum of the power of all the concentration terms, involves in rate law expressions, involves in rate law expressions. It is the sum of the power of all the concentration terms involves in rate law expressions. लिख लिए। चलो उसके बाद ये ध्यान रखना, ये तो ऐसे बात ही हो गया था। जैसे मान लो कि रेट ऐसा है, ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखे हैं इसके लिए। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर क्या होगा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्स इन दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट इज एक्स प्लस वाई, यही बोलना चाह रहे हैं, तो उसके नीचे ये भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, order can be 0, 0, fractions, negative, positive, negative integer, positive integer, fractions, 0। और ये हम एग्जाम्पल देकर हम समझाने की कोशिश किए थे। आपने ऑर्डर निगेटिव भी देखा था, फ्रैक्शंस भी देखा था, जीरो भी देखा था, पॉजिटिव इंटीजर भी देखा था। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये चीज फिर उसके बाद लिख लेना। चलो इतना ही ध्यान रखना। फिर उसके बाद लिखो रिलेशंस बिटवीन different rate constant, relations between different rate constant। तो आज क्या क्या पढ़ लिया? बहुत कुछ। ये बहुत कुछ नहीं पूछे क्या क्या पढ़ा, बहुत कुछ में तो होगा ना, उसका भी अब एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बहुत कुछ में क्या क्या, ये तुम लास्ट से तो बोलना शुरू कर रहा है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शंस, रेट लॉ लगभग types of reaction, that is complex reactions, elementary reactions, rate determining step क्या होता है, तो लिखता भी है। नया कॉपी लाया है, मतलब क्या आज से क्या ऐसा है कि इरादा कुछ लग रहा है, पढ़ने का इरादा लग रहा है, सोचा है क्या शुरू करेंगे? चलो, तो इरादा कुछ अच्छा लग रहा है, बट ये कितना दिन तक रहेगा इरादा, इसको देखना है। तो ये इरादा पक्का रखो तो अच्छा है।
तो इरादा, ये इरादा भी आता है ना, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होता है। रीजंस होता है, और उस तरह का रीजन जैसे बिहार झारखंड में देखता है ना, तो सीधे यूपीएससी निकालता है। तो कम से कम तू तू तो कम से कम डॉक्टर बन जा। डॉक्टर बनेगा तो उस तरह का बहुत सारा रीजन आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा से पढ़कर कहीं चला जा। चलो, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से मैं अगले क्लास में बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। ओके ओके।